हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रीवियस ईयर की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे 2019 के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चनों को लेके। 2019 में टीचिंग एप्टीट्यूड एक अच्छे खासे लेवल पे पूछा गया था और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, थोड़ा समझने में काम आता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आज से पहले आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई टेस्ट वैसे तो नहीं दिया होगा, जो बीएड वाले हैं उन्होंने दिया होगा। थोड़ा सा इस प्रोसेस को जान लेते हैं कि क्या चीज़ टीचिंग प्रोसेस होती है और इस टाइप के क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन होता है वो किस तरीके से सोचना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि विद्यार्थी न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा। ठीक है, भारी उबा हुआ, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, वह व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है और विद्यार्थियों के लिए अफसोस। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक को विद्यार्थी को दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। शिक्षक द्वारा दी जाने वाली गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, पहला है छात्रों के मत द्वारा, दूसरा है विषय वस्तु की जटिलता द्वारा, तीसरा है गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा और चौथा है कक्षा के कलांश द्वारा। देखिए, छात्रों के मत पर आप नहीं दे सकते, क्योंकि कोई छात्र कहेगा कि गृह कार्य दीजिए, कोई कहेगा नहीं दीजिए, तो आपस में सब में कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ठीक है, जितने छात्र होंगे उतने अलग अलग प्रकार के मत होंगे। उसके बाद विषय वस्तु की जटिलता द्वारा, विषय वस्तु की जटिलता अब ये डिसाइड नहीं, देखो नॉर्मली बच्चों के लिए क्या रहता है कि मैथ्स जो है टफ सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, मैं सभी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लोग क्या चाहेंगे कि मैथ्स में तो होमवर्क ही नहीं मिले। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा, विषय वस्तु की जटिलता द्वारा। और ऑप्शन डी देखेंगे तो कक्षा के कलांश द्वारा। अब ये टाइम पीरियड, कलांश मतलब होता है पीरियड होता है, ठीक है, कितने पीरियड चलते हैं, पीरियड थोड़े ना डिसाइड करेगा कि कक्षा में कितना गृह कार्य दिया जाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा। ठीक है, गृह कार्य से बच्चे को क्या लाभ हो रहा है, ठीक है, क्या उसका आउटपुट मिल रहा है, उस पर डिसाइड करेगा कि मात्रा, गृह कार्य की मात्रा और प्रकार क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, जो टेस्ट होता है, आप वार्षिक टेस्ट कह सकते हो या छमाही परीक्षा कह सकते हो, या जो त्रिमासिक परीक्षाएं होती हैं उनसे क्या जान सकते हैं। ठीक है, पहला है कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है। ठीक, अगला है अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया संबोध विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है। तीसरा है विद्यार्थी पूर्व वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है। चौथा है विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप क्यों, देखिए शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा, देखिए आप किसी स्टूडेंट को उसके नंबर्स के, मार्क्स के बेस पे नहीं वो कर सकते, जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आप ऑन एन एवरेज क्या देखोगे कि बच्चे का शैक्षिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आप इतना देख रहे हो तो वो आपका दृष्टिकोण सही होगा। ठीक है, शिक्षक होने के नाते आपको बच्चे के सर्वांगीण विकास पर फोकस देना है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं वो, उनमें प्रायः विषय की प्रवीणता का अभाव होता है जो उनके उत्साह के नीचे छिपा रहता है। ठीक है, अगला है ऑप्शन, वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप देते हैं। अगला है वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। ठीक है, और उपरोक्त सभी बातें होती हैं। देखिए उत्साही मतलब, जो अगर आपने भी देखा होगा कुछ टीचर आपकी क्लास में बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है, एनर्जेटिक रहते हैं तो उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है कह रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करते हैं, छात्रों को अपनी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। आपको याद होगा अगर कोई ऐसा टीचर था जो क्लास में बहुत एनर्जेटिक रहता था। ठीक है, तो हमें अंदर से ही खुशी होती थी कि यार इस क्लास में मज़ा आता है। ठीक है, इस क्लास में इंटरेस्टेड रहती है क्लास। तो एक टीचर का जो बिहेवियर होता है वो उस कौशल के तहत, ठीक है, जो उसका एनर्जेटिक कौशल रहता है उसके तहत हम उसको पहचानने लगते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा कि उससे अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। ठीक है, वो अपने तरीके को, पढ़ाने के तरीके को उसी अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर अमूर्त से मूर्त के क्रम में हो। अगला है कठिन से सरल के क्रम में हो,
सरल से कठिन के क्रम में हो, विशिष्ट से सामान्य के क्रम हो। अब देखिए कोई चीज़ सिखानी हो तो उसका क्रम क्या होना चाहिए, सरल से कठिन के क्रम में होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। पहले चीज़ों को सरल सरल चीज़ें सिखाई जाए, उसके बाद धीरे 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 लेवल को ऊपर पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को क्या होता है। ठीक है, पहला है किसी विषय में केवल बच्चों की केवल क्षमताओं का पहचान करने में सहायता मिलती है। अगला ऑप्शन है क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है, सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। और चौथा है पाठ को याद करने की क्षमता का पता चलता है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षमताओं और सीखने की कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। अब देखिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जब टीचर सिखा रहा होगा बच्चों को, तो वो क्या एनालाइज करेगा, वो आपका यही एनालाइज करेगा कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है और सीखने में कमी की पहचान करेगा। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको लेट समझ में आता है कह सकते हो, या फिर जिनको कम समझ में आता है, तो उनकी जो कमी है उसको पहचान करेगा शिक्षक और उनको दूर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 157, व्यापक आकलन का अर्थ क्या है। ठीक है, व्यापक का मतलब होता है बड़े स्तर पे, और आकलन का अर्थ क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चे के सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी। अगला है बच्चे के समेकित प्रकृति के बारे में जानकारी। तीसरा है बच्चे के मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में जानकारी। और चौथा है बच्चे के लिखित अभिव्यक्ति के बारे में जानकारी। देखिए व्यापक आकलन एक बड़े स्तर पर होता है। ठीक है, तो लिखना एक छोटा स्तर है। अब जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे को लिखना नहीं आता तो उसको पढ़ना भी नहीं आता है। ठीक है, तो हम एक लिखने पे या एक बोलने पे इसका जो है वो नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते हैं। तो जो व्यापक आकलन का अर्थ होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे के सर्वांगीण प्रगति के बारे में। ठीक है, सर्वांगीण प्रगति मतलब जो हमारी एनईपी भी कहती है कि बच्चे का जो रिजल्ट बनेगा वो उसका 360 डिग्री बेस पे बनेगा। मतलब केवल और केवल पढ़ाई का बेस नहीं देखा जाएगा, उसमें उसकी सारी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और स्टडी, सारी चीज़ों का जो है मिक्सअप करके उसका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जा रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापक आकलन का अर्थ क्या है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों को खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाए। दूसरा है बच्चों के अनुभव, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। ठीक है, तीसरा है बच्चों को आकर्षक पुस्तकों से पढ़ाया जाए। और चौथा है बच्चों को स्नेह मधु भाषा से पढ़ाया जाए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें पूरा फोकस बच्चों पर किया जाए। ठीक है, अब बच्चों पर फोकस किया जा रहा है तो बच्चों के ही तो अनुभव लिए जाएंगे। ठीक है, बच्चों के अनुभव, उनके स्वर और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें पूरा फोकस, ठीक है, पूरा का पूरा फोकस 100% फोकस जो किया जाता है वो बच्चे के डेवलपमेंट पे, बच्चे की सारी चीज़ों पे, एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 159, बच्चों में पारस्परिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए ये चीज़ आप लोग अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कभी किसी बच्चे को कंपेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, बच्चों में पारस्परिक तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पारस्परिक तुलना करने से क्या होता है। ठीक है, तुलना करने से हीन भावना जागृत होती है। ठीक है, हीन भावना, बिल्कुल बच्चों में हीन भावना जागृत होती है। द्वेष की भावना जागृत होती है, बिल्कुल द्वेष की भावना। द्वेष मतलब क्या होता है, आपस में द्वंद्व। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ए और बी दो स्टूडेंट है, मैं ए की तारीफ कर रहा हूँ बी के सामने कि ए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो बी के मन में कहीं ना कहीं हीन भावना भी जागृत होगी और द्वेष की भावना भी जागृत होगी। आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। देखिए आत्मविश्वास की वृद्धि हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब बी के सामने मैं बी की तुलना कर रहा हूँ किसी ऐसे बच्चे से जो बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, इससे तो उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 160, एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं क्या है। ठीक है, एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं क्या है पूछ रहा है। पहला है विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन। बिल्कुल एक सृजनात्मक विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन होता है। समस्याओं के प्रति उच्च स्तर की संवेदना, बिल्कुल संवेदना होनी चाहिए उसकी समस्याओं के प्रति कि उसे कैसे उस समस्या का समाधान निकाला जाए। और तीसरा है सोचने विचारने की नवाचारी तरीका। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी भी सही है। तीनों चीज़ें पॉजिटिव वे में है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों चीज़ें एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषता हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला दूसरा तीसरा जो है ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर
आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 161, कक्ष में बच्चे की धारणा दर बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, पहला ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को कक्षा में रोज आने के लिए कहे। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में उपस्थित न होने वाले विद्यार्थियों को दंड दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में नियमित रूप से बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण करना। चौथा है जो बच्चे कक्षा में नियमित उपस्थित हो उन्हें अभिप्रेरित करना। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब शिक्षक कक्षा में रोज आने के लिए कहेगा, खाली कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अब बच्चों का माइंड है वो अपने हिसाब से ही चलते हैं। ठीक है, और अगला है उपस्थित न होने वाले विद्यार्थियों को दंड देना इसलिए गलत होगा क्योंकि हमारे जो शिक्षा के जितने भी लॉज बने हुए हैं उनमें कहीं भी शिक्षा मतलब बच्चों को दंड देने का प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन बी ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करो, कक्षा में नियमित उपस्थित होने वाले बच्चों को अभिप्रेरित करना। देखिए अभिप्रेरित करने के साथ साथ उनका उपस्थित होना ही मैटर नहीं रखता, उपस्थित होना फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से उपस्थित होना जरूरी होता है। ठीक है, अब ऑप्शन सी इसलिए राइट हो जाएगा क्योंकि जो बच्चे नियमित रूप से क्लास में आएंगे उनके रुचि के अनुरूप शिक्षण प्रदान करना। ठीक है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ा रहे होगे, बच्चे को एक तरीका समझ में नहीं आ रहा तो उसके दूसरा तरीका जो जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप 4+2 करना कॉपी में ही सिखाए। ठीक है, आप उसे स्पोर्ट्स के थ्रू भी सिखा सकते हैं। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक बार बच्चे ने 4 रन मारा, ठीक है, उसके बाद 2 रन मारा, तो उसे बता सकते हैं कि 4+2 मिलकर 6 होता है करके। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे को उसकी रुचि के अनुरूप भी आप शिक्षण करना सिखा सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 162, वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है। ठीक है, वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है। पहला, जिसका अकादमिक रिकॉर्ड अच्छा हो। ठीक है, दूसरा है जो बच्चों को नियंत्रित कर सके। तीसरा है उसकी शिक्षण में रुचि हो, वह अपने विषय में पारंगत हो। ठीक है, और चौथा है वह अपने विषय में पारंगत होने के साथ बच्चों को अनुशासित रख सके। देखिए बच्चों को अनुशासित रखना ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप कोई हिटलर नहीं हो जो उन पर रूल करोगे और क्या कहते हैं वो आपकी बात मानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए अकादमिक रिकॉर्ड अच्छा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और दूसरा भी गलत हो जाएगा, जो बच्चों को नियंत्रित कर सके, कंट्रोल करने वाली बात आ रही है तो ये भी सही नहीं होगी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। देखिए पहली, उसकी शिक्षण में रुचि हो। देखिए शिक्षण में रुचि होना टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कितना ही अच्छा हो, अगर आप कितने स्पेशलिस्ट हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, एक टाइम के बाद आप बोर होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, अगर आपकी शिक्षण में रुचि होगी तो आपका बोरियत वाला पार्ट है जो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ टाइम तक आपके आड़े नहीं आएगा। और दूसरा, अपने विषय में पारंगत हो। ठीक है, अपने विषय में पारंगत होना जरूरी है, न कि आप स्पेशलिस्ट हो सब्जेक्ट के। अगर आप ठीक ठाक हो और आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप एक अच्छा टीचर बन सकते हो। ठीक है, ठीक ठाक का मतलब, पारंगत का मतलब आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, बट इतना नहीं है कि आप उसके डीप लेवल में उस सब्जेक्ट की PhD कर दो, इतना जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक हमेशा ICT का प्रयोग करे। दूसरा है कक्षा में बच्चों के प्रश्न करने के अवसर दे। तीसरा है विषय को मौखिक एवं लिखित रूप में पढ़ाए। और चौथा है रोज कक्षा में आए। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कक्ष में वो है कि बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दें। देखिए बच्चे अगर प्रश्न करेंगे तो आपके जो कक्षा का माहौल होगा एक जीवंत माहौल होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ICT वर्ड आया है, ICT का होता है फुल फॉर्म इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होता है ICT का प्रयोग। हमेशा ICT का प्रयोग भी नहीं कर सकते, और विषय और लिखित रूप में पढ़ाया जाना जरूरी है, बट हमेशा उस चीज़ का नहीं किया जा सकता। ठीक है, बच्चों को स्पोर्ट्स के थ्रू, ये जो क्वेश्चन है वो प्राथमिक लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, तो आप आंसर जो है प्राथमिक लेवल के बच्चों की तरह ही दोगे। ठीक है, रोज कक्षा में आए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं। ठीक है, ओरल क्वेश्चन पूछ के हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं। पहला है सुनने व दोहराने की क्षमता। दूसरा है सुनने, दोहराने व निर्देशों को समझने व उनके अनुसार कार्य करने की क्षमता। ठीक है, सही उत्तर बताने की क्षमता व याद किए जाने की क्षमता। चौथा है सही उत्तर बताने, सुनने, बोलने की क्षमता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सुनने की क्षमता का पता कर सकते हैं हम, दोहराने की क्षमता, निर्देशों को समझने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता। ठीक है, पहले बच्चा क्वेश्चन को सुनेगा, फिर उसे दोहराएगा, फिर उसके बाद निर्देशों को समझेगा, उसके बाद प्रश्न का उत्तर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्प दृष्टिबाधित है। ठीक है, अल्प दृष्टिबाधित मतलब उसका विजन क्लियर नहीं है। ठीक है, कम दिखाई देता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। ठीक है, कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। पहला तरीका है
उसे श्यामपट्ट के नज़दीक बिठाएंगे। दूसरा है उसे प्रतिभावान बच्चों के बीच बिठाएंगे। तीसरा है वह जहाँ रोज बैठता है वहीं बैठने देंगे। चौथा है उसे श्यामपट्ट के नज़दीक बिठाएंगे और श्यामपट्ट पे बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्यामपट्ट के नज़दीक भी बैठा दिया, ऑप्शन ए भी कवर अप हो गया इसमें, और साथ ही साथ जो श्यामपट्ट है उसमें बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। बच्चे के विकास के विभिन्न पहलुओं को समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। ठीक है, बच्चे के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे शिक्षक को बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप कक्षा में शिक्षण करने में सहायता मिलती है। दूसरा है शिक्षक को बच्चे को समझने में सहायता मिलती है। तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है केवल ए। ठीक है, जो 166 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शिक्षण के विभिन्न पहलू, आपको बच्चों के अनुसार कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलेगी, और दूसरा क्या है, शिक्षक को बच्चे के समझने में सहायता मिलेगी। दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के लक्षण है। ठीक है, पहला है वह हर कार्य को करने में उत्साहित है। दूसरा है कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है। तीसरा है डांट के भय से कार्य करता है। ठीक है, देखिए, स्व अभिप्रेरित का मतलब सेल्फ मोटिवेट रहता है, जो वो बच्चे के लक्षण क्या है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, वह हर कार्य को करने में उत्साहित रहता है, और दूसरा है कि वह उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कक्षा में बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत हाईली एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है, उनको हर काम में वो कहते हैं कि हम करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तीसरा नहीं होगा, डांट के भय से कार्य नहीं करता। आप बताओ, एनर्जेटिक बच्चा है तो काम तो करेगा ही करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। अगला है, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों को नई कक्षा में प्रवेश देना। आकलन मतलब यहाँ पर आपका जो है नंबरिंग सिस्टम कह सकते हो, या पेपर चेक करना, ये सब चीज़ें कह सकते हो। ठीक है, बच्चों का आकलन की बात कर रहा है। पहला है बच्चों का नई कक्षा में प्रवेश। दूसरा है बच्चे की उपलब्धि के स्तर को जानना। तीसरा है सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण करना। और चौथा है बच्चे को कितना प्रतिशत सही प्रश्न पत्र किया यह देखना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सीखने के दौरान कमियों की पहचान करना। देखिए, जितना उसे आ रहा है तो उसे उतना तो ठीक है, उसके बाद किस चीज़ की कमी रह रही है उसकी पहचान करना, उसका निराकरण करना आकलन का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समान शैक्षिक अवसर इस कथन से तात्पर्य है। ठीक है, समान शैक्षिक अवसर इस कथन से क्या तात्पर्य कह रहा है। ऑप्शन ए है सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन बी है सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता व के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। ऑप्शन सी है सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजनाएं बताना। देखिए, समान शैक्षिक अवसर का जो तात्पर्य हो जाएगा वो हो जाएगा सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, अवसर आप सभी को समान दोगे, लेकिन वो जो बच्चे होंगे वो अपनी योग्यता के अनुसार ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है, समान शैक्षिक अवसर का मतलब ये होता है। ठीक है, आपने अवसर सभी को समान दिया और लेकिन उसने अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन बी नीचे देखेंगे केवल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, केवल दूसरा वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, टीचिंग के रिलेटेड सबसे कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है। पहला है कि उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, अगला है शिक्षण का अर्थ है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी देना। तीसरा है शिक्षण का अर्थ है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। और चौथा है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी शिक्षकों के विचार से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब देखिए, विद्यार्थी शिक्षकों के विचार से प्रभावित होते हैं, ऐसा जरूरी थोड़े ना है कि शिक्षक भी तो कभी कभार विद्यार्थियों के विचार से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, और शिक्षक का अर्थ हमेशा दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग नहीं करना हो सकता है। आप उन्हें और चीज़ें भी, पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों का सोशल डेवलपमेंट करना भी जरूरी होता है बच्चों का। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो, शिक्षण का अर्थ विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी देना। अब नॉलेज बेस्ड एजुकेशन होती है, बट हमेशा अधिक से अधिक जानकारी देने पे बात नहीं कर सकते हो। ठीक है, उत्तम शिक्षण का अर्थ क्या होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी जो है वो दोनों क्रियाशील रहेंगे तो उनके आपस में डिबेट भी होगी, आपस में बॉन्डिंग भी अच्छी होगी, वो लोग साथ में गेम्स भी खेल रहे होंगे जिससे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं,
विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास तब हो सकता है जब, ठीक है, नैतिक गुणों का विकास कब हो सकता है? पहला है शिक्षक नैतिक गुणों से संबंधित कहानियां सुनाए। दूसरा ऑप्शन है स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करे व विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करे, ठीक है। तीसरा है समय समय पर विद्यार्थियों को नैतिक गुणों पर सामग्री एकत्रित करने के लिए कहे। चौथा है आध्यात्मिक विषयों पर शिक्षक से बातचीत करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। पहले टीचर स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करेगा, उससे विद्यार्थी अभिप्रेरित होंगे, ठीक है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा चीज़ों को कॉपी करते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी छोटे बच्चे के सामने करते हो तो वो चीज़ उसको कॉपी करने लगता है, ठीक है। अगर आप उसे छोटे छोटे काम करोगे, आप उसे जीभ दिखाओगे माना, तो वो भी आपको जीभ दिखाने लगता है। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है, छोटे बच्चे अनुकरण करते हैं। तो आप अगर खुद से अच्छा काम करोगे तो छोटे बच्चे उसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 172। यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा जो उसे करना चाहिए, ठीक है। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए। दूसरा है जहां तक पढ़ाया है वहीं तक के प्रश्न पूछने चाहिए। तीसरा है अधूरे पाठ्यक्रम से केवल महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों को बच्चों को बताना चाहिए। चौथा है विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम स्वयं पूरा करने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। देखिए आप स्वयं बच्चे कैसे करेंगे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी तो कौन देखेगा उनके, ठीक है। और तीसरा भी नहीं होगा, ठीक है, अधूरे पाठ्यक्रम से केवल महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए क्या पता वो चीज़ उसके अगली कक्षा के लिए ज़रूरी हो जाए, जो चीज़ छूटा है, ठीक है। तो उसको ना तो वो इस कक्षा में उस चीज़ को पढ़ेगा, ना ही अगली कक्षा में उससे सीधे उसका विस्तृत रूप होगा, तो वो कैसे कर पाएगा। और तीसरा भी नहीं होगा क्योंकि जहाँ तक पढ़ाया वहाँ तक के प्रश्न ये भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आप पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं ले सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173। यदि किसी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आता, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कभी सिचुएशन हो भी जाती है कभी कभार, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन पे उसे क्या करना चाहिए, ठीक है, विद्यार्थी को ऐसे ही उत्तर दे देना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही उत्तर, आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, तो ऑप्शन ए नहीं होगा इसका। अगला ऑप्शन है उसे डांट कर बैठने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो अगली बार से क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, ठीक है। आप बच्चे की भावनाओं को एकदम दबा दोगे तो वह अगली बार से आपको क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। तो अगला है आपका ऑप्शन सी, उसे कहना चाहिए कि वह इसका उत्तर विस्तार से अध्ययन करने के बाद बताएंगे, ठीक है। ये एक पॉजिटिव आंसर है, ये हो सकता है, बट हम अभी चौथे ऑप्शन को देखेंगे, उसे कक्षा से बाहर निकलने के लिए कह देंगे, ठीक है। डी भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसे कहना चाहिए कि वह इसका उत्तर विस्तार से अध्ययन करने के बाद बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174। यदि आपके कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करोगे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है वो एब्सेंट रहता है तो आप क्या करोगे? इस विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करोगे, ठीक है। अगला है इसकी ओर ध्यान नहीं दोगे। तीसरा है उसे कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानोगे, ठीक है। और चौथा है उसका नाम उपस्थिति पंजिका से काट दोगे, ठीक है। अब देखो नाम नहीं काट सकते हो, ठीक है। इस विषय की ओर ध्यान नहीं देगा, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कौन देगा आपकी कक्षा में, वो बच्चा है। और प्रधानाचार्य को सूचित करोगे, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। इससे जो सही आंसर है, वो सही जो सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी, आप कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानोगे, ठीक है। पहले आप कारण जानोगे, फिर उसके बाद निराकरण करोगे। उसका कारण कैसे जानोगे? आप उसके जो सहपाठी हैं उनसे पूछ सकते हो, जो उसके दोस्त हैं उनसे पूछ सकते हो। अगर आपको फिर भी वहाँ से भी क्लियर नहीं हो सकता तो आप उनके अभिभावक से पूछ सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 175 लास्ट क्वेश्चन है और बाकी के 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो पर करेंगे, ठीक है। विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक, ठीक है, जो पीटीएम होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, आयोजित करने के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। पहला है कि अभिभावक को बच्चे के विषयवार अंकों की सूचना देना। दूसरा है बच्चे के सबल एवं कमजोर पक्षों के विषय की चर्चा करना। तीसरा है बच्चे के जिन विषयों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं उन्हें केवल यह बताना। और चौथा है कि बच्चे की उपलब्धियों को ही बताना। देखिए अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के जो
पोर्शन अच्छा है उसकी भी चर्चा करना आपका कर्तव्य बनता है, और जो पोर्शन कमजोर है उसकी भी चर्चा करना आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आपको देखना होगा, और आपको पेरेंट्स से आपको उसको डिस्कस करनी होगी। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड 2019 डीएलएड के पेपर के स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन। अगले 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जहां पर रात को लाइव क्लासेस होती है, ठीक है, फ्री लाइव क्लासेस होती है, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है, आप उससे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।